नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम पड़ाव की और 1946 और 47 की मुख्य घटनाओं को इसमें समाहित करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने वेवेल योजना के बारे में बात की। लॉर्ड वेवेल के नेतृत्व में एक ऐसी योजना आई थी जिसमें औपनिवेशिक स्वराज्य देने का एक प्रयास किया गया। यद्यपि योजना सफल नहीं हुई क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इससे सहमत नहीं थे, और सहमत नहीं थे तो वेवेल की ये ठीक योजना जिसे कहा जा सकता है वो असफल हो गई और शिमला सम्मेलन में कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकल पाया। अब हम पहुंच जाते हैं 1946 की स्थिति में, और 1946 में सबसे पहली जो महत्वपूर्ण घटना है वो है 18 फरवरी 1946 का नौसेना का विद्रोह। नौसेना का विद्रोह हुआ। ये विद्रोह बम्बई से स्टार्ट हुआ। आपको ध्यान रखना है, बम्बई से स्टार्ट होकर अगर हम एक निश्चित पोत की बात करें तो एनएस तलवार नाम का पोत था, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ और बम्बई के बाद कराची में, कलकत्ता में और मद्रास में, इन सभी क्षेत्रों में इस नौसेना के विद्रोह की झलक देखी गई, अर्थात इस विद्रोह का स्वरूप देखा गया। और आपको बताइए इसका मुख्य कारण क्या था। लगभग उसी तरह की सारी चीज़ें जो 1857 की क्रांति के लिए उत्तरदायी थी। उस समय का जो सैनिक विद्रोह हुआ था, लगभग वही बातें हैं कि भारतीयों के साथ दुराचार किया जाता था, भारतीय सैनिकों को अच्छा खाना नहीं दिया जाता था, उनके साथ गाली गलौज किया जाता था, और इन सारे कारणों को समाहित रूप से देखें तो नौसेना का विद्रोह सामने आया। इंटरेस्टिंग बात ये रही कि एक छोटे से विद्रोह ने, बहुत बड़ा विद्रोह नहीं था, फिर भी इस छोटे से विद्रोह की वजह से ब्रिटिश सरकार को बहुत दिक्कत हुई। उनको ये लगा कि 1857 के बाद, क्योंकि 1857 का विद्रोह बहुत भारी पड़ा था और उससे घबराहट थी, तो उसके बाद अगर एक सैनिक विद्रोह की बात करें तो यही था। और उसी तरह की स्थितियां यदि रिपीट होती हैं तो ब्रिटिश सरकार इस स्थिति में थी नहीं कि वो इस विद्रोह का सामना कर सके। यदि और ज़्यादा स्प्रेड होता, फैलता, तो उनके लिए समस्या बढ़ती। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार बड़ी सावचेत है और कोशिश कर रही है कि इस विद्रोह को किसी तरह से समाप्त कर दिया जाए। यहाँ पर यह बताना जरूरी होगा कि इस विद्रोह में MS खान के नेतृत्व में हड़ताल समिति का गठन किया गया। MS खान के नेतृत्व में एक हड़ताल समिति का गठन किया गया। हालांकि वल्लभ भाई पटेल और अन्य नेताओं ने समझाइश करके और इस विद्रोह को समाप्त करा लिया, परंतु ब्रिटिश सरकार के मन में ये भय निश्चित हो गया क्योंकि विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। अब धीरे धीरे विभिन्न देश जो है वो स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे थे, तो अब ब्रिटिश सरकार को लगता है कि भारत में भी स्वतंत्रता की ओर कहीं ना कहीं कुछ कदम लिए जाए, क्रमिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए। तो इसके ठीक अगले दिन, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इसके ठीक अगले दिन कैबिनेट मिशन का गठन किया गया, और अगला दिन अर्थात 19 फरवरी 1946 कैबिनेट मिशन। आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा। कैबिनेट मिशन को शुद्ध हिंदी में मंत्रिमंडलीय परिशिष्टमंडल भी कह सकते हैं। ये कैबिनेट मिशन गठित किया गया 19 फरवरी 1946 को, और इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। लॉरेंस जिन्होंने नेतृत्व किया पहले नंबर पर, दूसरे स्टैफर्ड क्रिप्स, और तीसरे AB अलेक्जेंडर। तो ये 3 लोग यहाँ पर शामिल थे। लॉरेंस ने नेतृत्व किया और मार्च 1946 में ये कैबिनेट मिशन भारत आया पूरे विस्तृत योजना के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ, और उस प्लानिंग में उन सारे वादों को निभाने की कोशिश की गई जो बहुत पहले से लगातार घोषित किए जा रहे थे, चाहे वो अगस्त प्रस्ताव हो, चाहे वो क्रिप्स मिशन हो। उन सारी योजनाओं का एक यूं कहिए समेकित रूप यहाँ प्रस्तुत किया गया, और ये कहा गया कि
अब भारत का संविधान निर्माण होगा और भारतीय संविधान का निर्माण भारत के लोग स्वयं करेंगे और एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा के गठन की बात जब हम करें तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया कि ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य, उसके अलावा रियासतों से 93 सदस्य और जो चीफ कमिश्नरी थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जिसे आप केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं, वहाँ से 4, कुल मिलाकर 389 सीटों पर चुनाव करा के एक संविधान सभा का गठन किए जाने की योजना बनाई गई और प्रत्येक सदस्य की जो वैल्यू की गई वो लगभग 10 लाख लोगों पर एक सदस्य को नियुक्त किए जाने की बात की गई थी। ठीक है, तो 292 ब्रिटिश भारत से, रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नरी से 4। तो ये चीफ कमिश्नरी 4 क्षेत्र कौन से थे ये और देख लेते हैं हम। इसको हम ABCD के रूप में याद रखते हैं। ए से अजमेर, अजमेर राजस्थान में, बी से बलूचिस्तान, आप लोग जानते हैं पाकिस्तान में चला गया ये क्षेत्र। सी से आपको याद रखना है कुर्ग कर्नाटक और डी से दिल्ली। तो ये 4 क्षेत्र थे जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हम जिन्हें कह रहे हैं। कुल मिलाकर 389 सीटों पर चयन होगा और उसके आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो इस तरह से कैबिनेट मिशन की योजना प्रस्तुत की गई और इस सारी योजना के आधार पर यह तय किया गया कि अब भारत को हम स्वतंत्रता की ओर लेकर जाएंगे। ठीक है, ये बातचीत जब कंप्लीट होती है तो हम लोग पहुंचते हैं इस चुनाव की तरफ, जहां पर इसके लिए चुनाव, संविधान सभा के लिए चुनाव किए जाएंगे और संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए वो हुए जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। अब आप इसमें से देखेंगे तो चुनाव जो है, क्योंकि रियासतों से तो मनोनीत होकर आने की बात थी, तो यहाँ पर 292 + 4 296 सीटों पर चुनाव कराए गए। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा के लिए चुनाव कितने पदों के लिए हुआ, तो 296 पदों के लिए यहाँ पर चुनाव हुआ। और इस चुनाव में अगर हम कहें कि कांग्रेस, तो कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई, जबकि मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीटें मिली। ठीक है, तो कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73। आप लोग समझ रहे होंगे कहीं तो वेवेल योजना में दोनों को बराबर सीटें देने की बात चल रही थी और यहाँ जब चुनाव होते हैं तो 208 का मुकाबला केवल 73 है। तो मुस्लिम लीग को यहाँ पर बहुत बौखलाहट हुई। उनको लगा कि इस भारत में हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों को जो अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे और अपने देश की मांग को ही सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। तो जिन्ना ने अब उस अंतिम रूप को धारण किया जो आमतौर पे एक लड़ाई के बाद, एक जिसे कहते हैं कि मौखिक लड़ाई के बाद अंतिम शस्त्र के रूप में होता है कि आप बर्तन फेंकना शुरू करते हैं, अब लड़ाई करना शुरू करते हैं। तो जिन्ना ने हिंसा के रास्ते को अपनाया और वो हिंसा का रास्ता कब से अपनाया गया आपको बताएं। भारतीय इतिहास का काला दिवस 16 अगस्त 1946, जिसे कहा जाता है सीधी कार्यवाही दिवस। सीधी कार्यवाही दिवस या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में अब मुस्लिम लीग ने हिंसा करनी शुरू कर दी, मुस्लिम लीग के सदस्यों ने, और इसकी शुरुआत हुई कलकत्ता से। आपको बता दें इसका जो मुख्य केंद्र था सीधी कार्यवाही दिवस का, यहाँ पर मैं आपको अटैच कर दूं, तो इसका जो क्षेत्र था वो नोआखली था, जो पूर्वी बंगाल का क्षेत्र था। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से हिंसा स्टार्ट हुई। गांधी जी ने भी वहाँ ट्रैवल किया और हिंसा के प्रति प्रतिहिंसा होने लगी। मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा और आपको बताएं ये हिंसा सतत रूप से चलती रही, लगातार चलती रही। 1948 तक ये हिंसा इतनी प्रचंड अवस्था में रही कि आपको बताएं लाखों की संख्या में लोग मारे गए। काफ़ी लोग डिस्कस करते हैं कि भारत का विभाजन अनिवार्य था या नहीं था। गांधी को दोष दिया जाता है, अन्य लोगों को दोष दिया जाता है, परंतु ये जो परिस्थितियां हैं
जहाँ पर प्रत्यक्ष कार्रवाई चल रही है, हिंसा हो गई है, वो हिंसा अंतहीन है। जब तक दोनों अलग नहीं हो जाएंगे हिंसा चलती रहेगी और लाखों लोग जहाँ मारे जाएंगे तो वहाँ पर विभाजन का कड़वा डिसीजन भी लेना पड़ेगा। इसका कोई ज़्यादा विकल्प स्वीकार नहीं किया जाता। इतिहास के विशेषज्ञ जो हैं वो अंतिम रूप से कहते हैं, बहुत कम लोग ही कहते हैं कि विभाजन से बचा जा सकता था, परंतु विभाजन यहाँ अनिवार्य रूप से आपको दिखाई देगा जहाँ लाखों लोगों की हत्याएं की जाएंगी। ठीक है, तो सीधी कार्रवाई दिवस आपके सामने यहाँ पर है और नोआखली पूर्वी बंगाल में इसका मुख्य केंद्र रहा। हालांकि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ये सीधी कार्रवाई जो चलती रही, विवाद बढ़ता चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम देखते हैं कि इसके बाद का घटनाक्रम कहाँ पहुँचा। यहाँ पर एक अंतरिम सरकार के गठन की बात हम करेंगे। देखिए, अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार क्या है पहले तो हम ये समझें और फिर उसके बाद 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अब ये अंतरिम सरकार क्या है? ये ऐसी सरकार है जिसकी स्थिति तब महत्वपूर्ण बन जाएगी जैसे मान लें कि भारत का संविधान निर्माण शुरू हो गया। वो संविधान कभी ना कभी बन जाएगा, वो 2 वर्ष में बनेगा, 1 वर्ष में बनेगा, जब भी बनेगा वो संविधान बन जाएगा। और उस संविधान के बनने के प्रोसेस में ही यदि अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो वो सत्ता किसे सौंप कर जाएंगे? अगर वो नहीं सौंप कर जाएंगे तो अराजकता की स्थिति होगी, कोई कानून नहीं होगा, कोई शासन नहीं होगा। तो ब्रिटिश सरकार जो है वो जब चले जाएंगे लोग यहाँ से तो वो शासन किसको देकर जाएं? इसके लिए एक सरकार बनाई गई जिसे अंतरिम सरकार के रूप से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये जो अंतरिम सरकार बनाई गई इसमें 14 मेंबर्स की बात की गई थी। कितने सदस्य होंगे यहाँ पर? 14 होंगे और 14 सदस्यों में 6 + 5 + 1, मतलब ये कि 6 कांग्रेस के, 5 मुस्लिम लीग के और 1 सदस्य दलित के रूप में यहाँ पर होगा। इस तरह की घोषणा की गई थी। हालांकि मुस्लिम लीग आरंभिक तौर पर इसमें शामिल नहीं हुई। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई और उनका मतभेद था और वो असंतुष्ट थे और सीधी कार्रवाई के उस प्रचंड कार्यक्रम में शामिल थे, परंतु बाद में उनको लगा कि हमें शामिल हो जाना चाहिए, तो मुस्लिम लीग भी इस अंतरिम सरकार में शामिल हुई। और शामिल हुई तो कुछ विशेष मंत्रियों और विशेष दर्जा रखने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। आपको बता दें, जवाहरलाल नेहरू इस अंतरिम सरकार में मुख्य भूमिका में थे। यह हालांकि हेड जो है वायसराय को बनाया गया, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के पास नेतृत्व था इसका और विभिन्न विभाग जो है वो विभाजन में गए, वो हम देख लेते हैं, कई बार एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं गृह मंत्री कौन होगा। तो गृह मंत्रालय जो है वो वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया। श्रम मंत्रालय, श्रम मंत्री किसे बनाया? जगजीवन राम को बनाया गया। ठीक है, इसी तरह से शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी, ये वही व्यक्ति हैं, आपको याद होगा, जिन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया जाना चाहिए, समर्थन दिया था इन्होंने भारत के विभाजन का। इसके अलावा बात करते हैं वित्त मंत्री लियाकत अली, खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद, विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। तो ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम लोगों को जान लेना चाहिए कि इनको कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया था। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इनको हम याद कर लें, नहीं याद हो तो एक क्लू से इनको याद करने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले गृह मंत्री अर्थात घर की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी? पटेल जी को दी जाएगी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसके अलावा श्रम, तो जगजीवन राम जी के जीवन में आराम नहीं है, इसका मतलब श्रम मंत्रालय उनके पास जाएगा।
शिक्षा आचार्य के पास जाएगी, आचार्य है राजगोपालाचारी है यहाँ पर। वित्त जो है, वित्त की योग्यता है लियाकत है, लियाकत मतलब योग्यता, तो इन्हें वित्त मंत्री बनाया जाएगा। खाद्य में प्रसाद, खाने का प्रसाद होता है तो खाद्य मंत्री आपको याद रहेगा। इसी तरह से विधि मंत्री याद रखना है आपको, जोगेंद्रनाथ मंडल, ये एकमात्र दलित सदस्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। और रक्षा, रक्षा कौन करेगा? जो बलशाली होगा वो रक्षा करेगा। तो इस तरह से बलदेव सिंह जो हैं वो रक्षा मंत्री के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो सारे के सारे मंत्री आपको जो यहाँ लिखे हुए हैं सारे आपको महत्वपूर्ण तरीके से याद कर लेने हैं। तो इस तरह से अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया और ये अंतरिम सरकार भारत की स्वतंत्रता के बाद तक अस्तित्व में रहने वाली है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आगे बढ़ गया, अंतरिम सरकार का चलता रहा। अब संविधान सभा की बैठक की ओर हम लोग चले जाएंगे। और संविधान सभा की जो पहली बैठक है, हम लोग जानते हैं संविधान सभा का गठन हो गया था 389 सदस्यों के लिए संविधान सभा प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी का। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पर हुई? दिल्ली में। और यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 11 दिसंबर को पुनः मीटिंग हुई और 11 दिसंबर की मीटिंग में स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम फाइनलाइज कर दिया गया। ठीक, 13 दिसंबर को एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत की गई, तैयार की गई। और प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान के पूरे के पूरे संदर्भ की एक धुरी के रूप में है। ठीक है, इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति 22 जनवरी 47 को दे दी गई और इस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो प्रोसेस में आ गया, प्रक्रिया शुरू हो गई। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष रहेंगे और प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो हैं वो भीमराव अंबेडकर बने। चलिए, ये आगे चला जाएगा सारा का सारा संदर्भ और इसी संदर्भ के साथ हम 1947 में प्रवेश करेंगे। और जब 1947 में हम प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर सबसे पहली जो महत्वपूर्ण घटना है वो है एटली की घोषणा। एटली की घोषणा, और इस एटली की घोषणा की तिथि है 20 फरवरी 1947। ठीक है, अब एटली कौन है हम आपको बता दें। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के स्थान पर एटली थे और एटली लेबर पार्टी से संबंधित थे और ये कहीं ना कहीं भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। तो यहाँ पर एटली ने घोषणा करते हुए 20 फरवरी 1947 को ये कहा कि भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी और उसकी अंतिम तिथि जो है वो जून 1948 होगी। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है आज की तारीख में। जून 1948 को डेडलाइन कहा गया, लास्ट तिथि कहा गया जहां पर भारत को स्वतंत्रता देने की बात की गई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये कहा जाता है कि इटली के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता की प्रस्तावित अंतिम तिथि क्या थी, तो उसका आंसर होगा आपका 30 जून 1948। ठीक है, क्योंकि जून में 30 दिन होते हैं, 30 तारीख होती है, तो 30 जून 1948 की घोषणा इनकी थी ये। परंतु अब मुस्लिम लीग को लगा, जिन्ना को लगा कि बहुत लेट हो रहा है, तो इस वजह से उन्होंने अपनी जो सीधी कार्रवाई थी उसकी स्पीड बढ़ा दी। उन्होंने जो सीधी कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई चल रही थी उसकी स्पीड बढ़ा दी और बोला इतना लेट हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, आप जल्दी करें। क्योंकि माहौल थोड़ा सा इस तरह का था कि लग रहा था कि इस समय उनकी बात को मान लिया जाएगा और भारत और पाकिस्तान का विभाजन एक सहज भाव से हो जाएगा। और वो चाहते थे कि कहीं ब्रिटेन के माध्यम से ये चीज़ हो, अगर अंग्रेज चले गए तो ये भारतीयों में बहुत विपदा की स्थिति हो जाएगी और मुसलमानों को उनका हक शायद नहीं मिल पाएगा। तो इटली की घोषणा हुई और इस इटली की घोषणा से जब संतुष्टि नहीं थी तो अब चेंज होगा वायसराय, और अब वायसराय के तौर पर आए माउंटबेटन। आपको याद होगा वेवेल थे, उनके स्थान पर कौन आए? माउंटबेटन आए।
वेवेल ने भी भारत के विभाजन और स्वतंत्रता के बारे में एक योजना प्रस्तुत की थी, परंतु उससे कोई संतुष्टि नहीं थी और अब माउंटबेटन को यहाँ पर इनवाइट किया गया, भारत में आए। और ये कहा जाता है कि 34वें नंबर के गवर्नर जनरल और वायसराय जितने भी हो उसमें 34वें नंबर के थे माउंटबेटन आए। इन्होंने मई 1947 में एक योजना प्रस्तुत की जिसे बाल्कन प्लान या डिकी बर्ड योजना के नाम से जाना जाता। मई 1947 में इन्होंने जो योजना प्रस्तुत की उसे बाल्कन प्लान या डिकी बर्ड इनका नाम था, कहीं शॉर्ट नेम बताया जाता है। तो वो एक योजना प्रस्तुत की और उसके द्वारा इन्होंने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन तो होगा ही हिंदू और मुसलमानों में, परंतु कहीं यदि देसी रियासतें हैं तो देसी रियासतों पर यह बाध्यता नहीं है कि वो भारत में या पाकिस्तान में ही शामिल हों, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती हैं। अर्थात वही क्रिप्स मिशन वाली बात जो है वो लगभग दोहरा दी गई, किसके द्वारा? माउंटबेटन के द्वारा। और जब माउंटबेटन ने ये बात कही तो इसका बहुत विरोध किया गया, जवाहरलाल नेहरू ने सबसे ज़्यादा विरोध किया और जब बहुत विरोध हुआ तो इस योजना को कैंसिल कर दिया गया। ध्यान रखें, ये योजना अपने स्वरूप को धारण नहीं कर पाएगी। डिकी बर्ड प्लान या बाल्कन प्लान जिसमें देसी रियासतों को स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया जाना था उसे कैंसिल किया गया और माउंटबेटन योजना एक और स्वरूप में आई जो फेमस है 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना। ठीक है, इस 3 जून 1947 की योजना में बड़े स्पष्ट तौर पर कह दिया गया कि अब भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बनेंगे। मुसलमानों के लिए एक राष्ट्र होगा जो पाकिस्तान होगा और पाकिस्तान का जो क्षेत्र होगा वो भारत के पश्चिम में और पूर्व में दोनों मुस्लिम अधिसंख्यक क्षेत्रों में होगा। ठीक है, जिस रूप में पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसका प्लानिंग यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया और इस स्पष्टीकरण के साथ ही भारत के विभाजन और भारत की स्वतंत्रता पर मोहर लग गई। और माउंटबेटन के बारे में आपको बताएं तो माउंटबेटन ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि 1 मैन बाउंड्री फोर्स, बोले सिंगल आदमी है जो पूरे की पूरी सीमा पर तैनात होकर अपने आप को एक सेनापति के रूप में स्थापित किए हुए हैं। इस तरह का माउंटबेटन ने गांधी के लिए संदर्भ का, अर्थात गांधी के प्रति बड़ा ही सकारात्मक थॉट था माउंटबेटन का। चलिए, माउंटबेटन की योजना अस्तित्व में आ गई और इस योजना के बाद क्या होगा? एक अधिनियम आया, यहां देख लें हम, एक अधिनियम आया जो 4 जुलाई 1947 का है। इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जाना जाता। ठीक है, 4 जुलाई 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अस्तित्व में आया जिसमें मोटे तौर पर सारा डिस्कशन किया गया, बताया गया किस तरह से भारत के क्षेत्र विभाजन में जाएंगे, भारत को स्वतंत्रता किस तरह के रूल्स फॉलो किए जाने हैं, वो सारी बातचीत, क्योंकि अब अंग्रेज़ों को भारत से बाहर जाना है। अब माउंटबेटन की जो योजना थी उस पर ब्रिटिश सम्राट के साइन होने, वो साइन हुए 18 जुलाई 1947 को। इस समय थे कौन सम्राट? तो जॉर्ज षष्ठम। ठीक है, कौन से थे? जॉर्ज षष्ठम छठे। अगर आप अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको जॉर्ज थर्ड मिलेंगे। भारत में जो आए वो जॉर्ज पंचम थे और यहाँ पर जो थे वो जॉर्ज षष्ठम थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर जॉर्ज षष्ठम जो है 6th जो थे वो यहाँ पर सम्राट थे। उन्होंने 18 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के उस पेपर्स पर साइन कर दिए और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दे दी गई। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दे दी गई। पाकिस्तान को एक दिन पहले ही अलग कर दिया गया और इस तरह से भारतीय स्वतंत्रता का ये मुकाम हमें मिल गया। परंतु क्या भारत के सभी नेता इस बात से संतुष्ट थे? महात्मा गांधी ने ये कहा था कि विभाजन जो है मेरी लाश पर होगा, परंतु बाद में अपनी बात से मुकर गए और इस बात पर बड़ी आलोचना होती है गांधी की कि गांधी ने कहा था कि मेरी लाश पर विभाजन होगा, फिर उन्होंने एग्री कैसे कर लिया?
तो तात्कालिक परिस्थितियां संभवतः इस तरह की थी, हम लोग उतना नहीं समझ सकते आज के संदर्भ में खड़े होकर कि तब की परिस्थितियां जब इतनी मारकाट चल रही हो तो गांधी को ये स्वीकार करना पड़ा होगा संभवतः, और उनके योगदान को कभी भी कमतर नहीं आंका जा सकता जब हम उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में स्वीकार करते हैं। तो किन लोगों ने क्या कहा इस विभाजन के बारे में, तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, विभाजन की इस स्थिति के बारे में 4-5 लोगों की बात कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू से बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमने सिर दर्द से मुक्ति पाने के लिए सिर कटाना मंजूर कर लिया। उनको लगा क्योंकि बार बार वही जिन्ना की मांगे, वही मुस्लिम लीग का अलगाव, तो हमने सिर दर्द से मुक्ति पाने के लिए सिर कटाना अलाउ कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने विभाजन को स्वीकार कर लिया। तो ये लाइन बोली जवाहरलाल नेहरू ने। गोविंद वल्लभ पंत की बात करें, देखिए गोविंद वल्लभ पंत की यदि हम बात करें तो इन्होंने ये कहा कि हमारे पास 2 ही ऑप्शंस थे, एक तो ये था आत्महत्या और दूसरा विभाजन, तो हमने विभाजन को चुना। हमारे पास 2 विकल्प थे, आत्महत्या और विभाजन, हमने विभाजन को चुना। आत्महत्या का क्या मतलब है, क्योंकि जिस तरह से भारत में मारकाट जारी हो गई थी, जितने सारे लोग मारे गए थे, तो अगर ये परिस्थितियां रुकती नहीं तो निश्चित रूप से सब लोग मारे जा सकते थे। ऐसी स्थिति हो सकती थी कि बहुत ज़्यादा बहुसंख्यक भारतीय जो हैं वो मारे जाते। इसलिए आत्महत्या कहा उन्होंने कि आत्महत्या और विभाजन में से एक चुनना था। हमने किसको चुना? गोविंद वल्लभ पंत के अनुसार हमने विभाजन को चुन लिया। तो ये परिभाषा भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसके बाद एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति की करें, वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा? वल्लभ भाई पटेल बड़े आक्रोशित हो गए थे 1-2 बार जब जिन्ना की गतिविधियां बहुत जिसे कहें हिंसात्मक हो गई, तो उन्होंने ये कहा था एक बार तो कि अब यदि जिन्ना विभाजन नहीं भी चाहते हैं तो हम विभाजन चाहते हैं। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, पटेल ने खुद कहा है जिन्ना विभाजन नहीं चाहते हैं तो भी हम विभाजन चाहते हैं। और जब विभाजन की वो घड़ी आई तो पूछा गया उनसे कि आपको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा विभाजन अनिवार्य हो गया था, यदि ऐसा ना होता तो हर दफ्तर में एक अलग पाकिस्तान होता। विभाजन बिल्कुल अनिवार्य था, क्योंकि यदि ऐसा ना होता तो हर दफ्तर में एक अलग पाकिस्तान होता, अर्थात जहाँ भी 4 मुस्लिम होते तो निश्चित रूप से उनके मन में हिंदुओं के प्रति घृणा या हिंदुओं के उनसे विभाजन की थॉट जो है वो कहीं ना कहीं डेवलप होती, बनी रहती, और ये अनिवार्य रूप से था कि हमें विभाजन करना ही था। तो यहाँ पर पटेल जी की बात को भी आपने स्पष्टतः सुन लिया। एक व्यक्ति बहुत नाराज़ था और वो थे सीमांत गांधी, जिन्होंने खुदाई खिदमतदार, लाल कुर्ती दल और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में बहुत ज़्यादा वर्क किया था, भारतीय स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष किया, मुसलमानों को कंट्रीब्यूट कराया, योगदान कराया, और वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। आप लोग नाम जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। और इन्होंने क्या कहा? खान अब्दुल गफ्फार खान ने ये कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व ने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष को भेड़ियों के सामने फेंक दिया। दोबारा सुनिए आप लोग, कांग्रेस के नेतृत्व ने भारतीय स्वतंत्रता के इस संघर्ष को भेड़ियों के आगे फेंक दिया, अर्थात वो किसी भी रूप में भारत के विभाजन के लिए तैयार नहीं थे, बिल्कुल असंतुष्ट थे। और यदि हम बात करें मौलाना आज़ाद की, तो मौलाना आज़ाद जो पूरी तरह से कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे वेवेल योजना में, कैबिनेट मिशन के समय भी, क्योंकि वो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने ये जो 16 अगस्त की कार्रवाई थी इसको काला दिवस का, और वो किसी भी रूप में नहीं चाहते थे कि मुसलमान इस स्तर पर जाएं या मुस्लिम लीग इस तरह से अपने आप को अलग करने की योजना बनाए। तो मौलाना आज़ाद भी यहाँ पर बहुत दुखी हुए। और कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो विभाजन हुआ ये ऐसी परिस्थितियों में हुआ, शायद इसे नकारा नहीं जा सकता था। और यदि हम समेकित रूप से 4-5 कारणों को यहाँ पर फिर से डिस्कस करें तो 1905 का वो बंगाल विभाजन याद करिए, जहाँ पर करजन ने विभाजन के माध्यम से हिंदू और मुसलमानों में फूट डाल दी। 1909 का वो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली याद करिए, जहाँ पर पहली बार मुसलमानों को इस तरह का रिजर्वेशन दिया गया, जहाँ हिंदू और मुसलमानों के बीच में संबंधों में और भी दरार पड़ गई। उसके बाद बात करें तो जिन्ना की हठधर्मिता बढ़ती चली गई। जिन्ना को लगता गया कि वो जो मांगे जा रहे हैं वो बराबरी का दर्जा जितना मांगते जा रहे थे
कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार उनको लगातार देती जा रही थी, उनकी जिद बढ़ती चली गई और जिन्ना की हठधर्मिता भी भारत के विभाजन के लिए एक बड़ा कारण थी। और मैंने आपको जिक्र किया था कि कांग्रेस ने भी कुछ गलतियां की जहां पर मुसलमानों को, मुस्लिम लीग को साथ लेकर चलने की आवश्यकता थी। उन्होंने उनको वेटेज नहीं किया, वैल्यू नहीं किया, महत्व नहीं दिया, और शायद ये भी एक कारण रहा जिसकी वजह से कांग्रेस जिसकी वजह से कांग्रेस ने गलती किया है और उस गलती की वजह से भारत विभाजन की ओर चला गया। और मैं अंतिम कील की बात करूं तो डेफिनेटली अंग्रेज़ों का फूट डालो और राज करो तो था ही, परंतु 16 अगस्त 1946 की घटना ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि अब अपने पास कोई विकल्प नहीं है और अब भारत का विभाजन निश्चित रूप से होगा। ठीक है, तो इस तरह से भारत विभाजित हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया। और स्वतंत्रता मिली जरूर, परंतु उस एक दर्द के साथ, एक समस्या के साथ जिसका समाधान आज तक भी हम लोग नहीं ढूंढ पाए हैं। चलिए, बहुत सारा धन्यवाद, आपने सुना, देखा। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।